अगर घर बनाने जा रहे हो 2024 में तो इस तरीके से घर अगर बनाओगे कभी क्रैक्स नहीं आएंगे और आपका घर जो रहेगा सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा। इवन अर्थक्वेक आ गया आपके घर को कुछ नहीं होने वाला है। बस ये कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी है, अपने ठेकेदार को बता देना है, खुद भी ध्यान रखना है जब घर की कंस्ट्रक्शन चल रही हो। सिर्फ ठेकेदार पे मत छोड़ना, खुद बीच में चेक कर लेना। और चेक क्या करना है, ये 20 बातें चेक कर लेनी है तो आपकी फाउंडेशन भी अच्छी बन जाएगी, आपके पूरे घर में नई चीज़ें भी लग जाएंगी और ये चीज़ें फॉलो करो, क्रैक्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले सामने आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है कॉटन की तरह कुछ चीज़ दिख रही है, ये है रेक्रॉन 3S फाइबर। ये फाइबर होता है जो हेल्प करता है किसी कंक्रीट को, मतलब एक तो मैं बोलूँगा स्ट्रेंथ देने में भी काम करता है। एक रिच कंक्रीट या रिच प्लास्टर किसे हम बोलते हैं, वो होता है जिसमें जो वॉइड्स ना रहे और बॉन्ड प्रॉपर से बने। तो ये जो रेक्रॉन होता है अगर आप अपने प्लास्टर में डालते हो, जहाँ अपने कंक्रीट में डालते हो, तो जो श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं, मतलब स्लैब में क्रैक्स आ जाते हैं हमारी, या प्लास्टर में छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, वो काफी हद तक मैं बोलूंगा क्रैक्स दिखना काफी बंद हो जाते हैं। प्लास्टर में तो क्रैक्स नहीं दिखते। मैं बताता हूं कितनी क्वांटिटी में आपको डालना चाहिए तो ये प्रॉपर से परफॉर्म करते हैं। और ये आपको इजीली मिल जाएगा, इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, और आपके एरिया में पता करोगे फाइबर आपको मिल जाएगा। देखो कंक्रीट में देखो दो किस्म का ये फाइबर रहता है, 12 mm वाला आता है, 6 mm वाला आता है। तो 12 mm का जो रेक्रॉन रहता है आपको उसमें डालना है कंक्रीट में, वो 900 ग्राम डालना होता है 1 क्यूबिक मीटर में, 1 m³ में 900 ग्राम। और प्लास्टर में आपको डालना होता है 125 ग्राम बैग के हिसाब से, मतलब एक बैग सीमेंट यूज करोगे तो 125 ग्राम उसमें आपको ये डालना होता है। और ये प्रॉपर परफॉर्म करता है, ना क्रैक्स आएंगे ना कुछ आएगा। देखो इसको करना कैसे है, मैनुअल मिक्सिंग कर सकते हो आप। आपको बकेट लेनी है, पानी लेना है और उसमें 125 ग्राम ये डाल देना है, उसको मिक्स कर लेना है। फिर आप उसके प्लास्टर में मिक्स कर लो। जब कंक्रीट में जब आपका जो मिक्सर है उसमें डाल दो, 2-3 लीटर पानी में एक बैग को मिक्स करो और उसमें डाल दो। तो इस तरीके से मिक्स करके आप इसको यूज करो। आपके दीवारों में भी क्रैक नहीं आएंगे प्लास्टर में, ना आपकी छत में क्रैक आएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। कई साइट्स पे मिलती है, कई साइट पे यूज नहीं होती है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि एक m³ कंक्रीट में हमें कितना रेक्रॉन फाइबर डालना चाहिए या प्लास्टर में कितना डालना चाहिए, तो ये इससे आपको क्लियर हो गया। फिर आपको करना क्या है, जब भी फुटिंग की कास्टिंग हो तो आपको जो कवर ब्लॉक है 75 mm का कवर ब्लॉक यूज करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो कंक्रीट का कवर ब्लॉक है, और M30 ग्रेड से कम का कवर ब्लॉक आपको यूज नहीं करना है। जहां तो PVC का कवर ब्लॉक यूज करो, वो भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। यहां आप सामने देख रहे हो क्या है, यहां दिखा रहा हूं मैं आपको जो कॉलम जब आपको खड़ा करना है, जो इसके L रहते हैं, ये देखो ये सामने जो L है ये 300 mm मिनिमम, कम से कम 300 mm या 1 फुट रखना है, और चारों कोने तक ये निकलने चाहिए। एक तरफ मत कर देना तो कॉलम फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस अच्छे तरीके से कॉलम कैसे बांधना है वो आगे मैं बताता हूं, कैसे कैसे एक क्वालिटी वर्क क्या होता है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और इसी में मैं ऐड करूंगा, देखो जब हमारा कॉलम की कास्टिंग हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तभी आता है। पहले हो गया, आपने प्रॉपर से कंक्रीट डाल दिया, वाइब्रेटर चला दिया, लेकिन जब आपका कॉलम खुलता है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है। ये एक घर में जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें भी ध्यान देना है। और जब आप क्या कर रहे हो, एक साइट इंजीनियर हो तो आप साइट पे हो तो अच्छे से कॉलम तभी बन पाएगा, जो मतलब उसकी स्ट्रेंथ वो तभी गेन कर पाएगा जब आप ये 6 से 7 चीजें फॉलो करोगी। तो वो आपको जरूर फॉलो करनी है। तो कॉलम की शटरिंग खोल सकते हैं हम 17 से 24 घंटे के अंदर। तो उसकी शटरिंग खुलने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो जैसे ही आपकी कॉलम की शटरिंग खुले तो उसका पहला काम होना चाहिए आपका, उसका एक बार उसमें क्यूरिंग हो जाने चाहिए विदिन 5 to 10 मिनट, क्योंकि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा होता है, उसी दौरान उसको पानी की नीड होती है। और तुरंत जैसे ही कॉलम की शटरिंग खुले उसके बाद आपको एक बार पानी का शॉवर कर ही देना है। ये हो गया हमारा पहला काम, कि हमारा क्या करना है, पानी का छिड़काव कर देना है जैसे ही हमारी शटरिंग खुलेगी। और जो दूसरा काम रहता है हमारा जैसे ही शटरिंग खुलेगी, वो है देखना कि जो आपकी कंक्रीटिंग हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है कि नहीं। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा अगर जो हमारा कंक्रीटिंग का हुआ है पहले दिन का, उसमें क्या है, अगर अच्छे से वाइब्रेटर नहीं किया हुआ है तो आपको ऐसा सामने जैसे मैं देख रहा हूँ एक कॉलम है, इसमें हनी कॉम्ब जैसा हो गया, मतलब कोई फिनिशिंग नहीं आई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो कॉलम खुलने के बाद, शटरिंग खुलने के बाद उसमें हनी कॉम्ब दिख रहा है अगर, तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर वे से पानी मार के उसको रफ सरफेस करके अच्छे से फिनिशिंग कर देना है जैसा आपको
कहा गया है। मतलब ऐसे तो बहुत प्रोसीजर रहते हैं, इस पे वीडियो भी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि हनीकॉम्ब को प्रॉपर वे से कैसे हम फिनिश करते हैं। बाकी GP2 या सिंपल आप सीमेंट सैंड मोटार बना के भी अच्छे से उसको फिनिश कर सकते हो। ये हो गया दूसरा काम। जब भी आपका कॉलम खुले ये दो चीज़ें आपको कर देनी है, पानी मार देना है, उसके बाद जो भी हनीकॉम्ब वगैरह हो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। जो तीसरा काम रहता है, जैसे कॉलम खुलेगा आपका, उस पर लिखनी है आपको डेट कास्टिंग की। क्यों लिखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कास्टिंग डेट जो भी आपको जितनी तारीख को आपका कॉलम कास्ट हुआ है उसकी आपको डेट डाल देनी है। इससे क्या होगा, एक तो मतलब एक रिकॉर्ड रहता है कि इस तारीख को हमारा कॉलम कास्ट हुआ। दूसरा तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इतने दिन क्यूरिंग करनी है, मतलब 7 दिन का हमारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड रहता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जैसे 14 दिन है तो 14 तारीख है तो इसके 7 दिन तक आपको इसकी क्यूरिंग करनी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम रहता है, जैसे आपका मतलब डेट वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत क्यूरिंग हो गया उसका, उस पे जो हनीकॉम्ब था वो निकाल दिया, फिर आपको क्या करना है, हेज़न क्लॉथ लगा देना है, बट वेट हेज़न उस पे लपेट देने हैं। इससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर क्यूरिंग होती रहेगी। मतलब आपको ये नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसमें पानी छिड़काव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने अगर उस पर अच्छे से वेट हेज़न लगाया है तो क्या होगा, पानी एक बार करोगे तो उसके 15-20 मिनट तक आपको पानी उस पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी आप ये क्लॉथ लगाओ उसमें एक चीज़ देखनी है कि ये क्लॉथ किस चीज़ के हैं। जो भी अगर सिंपल क्लॉथ यूज़ किए गए हैं, इसमें जो कुछ मटेरियल ऐसा था जो कंक्रीट को इफेक्ट नहीं करे तो ये चलता है। ऐसे भी काफ़ी क्लॉथ्स आते हैं जिसमें केमिकल वगैरह हो गया या कुछ भी क्लोरीन वगैरह हो गया, तो वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपकी कंक्रीट को। एक तो उसका जो फेस होगा कंक्रीट का तब ताज़ा होगा तो वो ऑब्जर्व करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो इस दौरान अगर आप कुछ ऐसा क्लॉथ लगा दोगे उसमें जिसमें केमिकल वगैरह हो तो वो डिटोराइड कर सकता है केमिकल कंक्रीट फेस को। और जो लास्ट चीज़, मतलब ये सब हो गया तो उसके बाद रहता है हमारा इस पे हाकिंग करना, टाचा बोल लो, जो हमारा कॉलम का फेस है उसको रफ करने। क्यों करते हैं रफ, ये करते हैं हम प्लास्टर, क्योंकि अगर बाद में प्लास्टर आने वाला है कॉलम पे या कुछ पुट्टी वगैरह आने वाली है तो अगर प्लेन सरफेस होगा तो वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसके साथ, कॉलम के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाकिंग करते हैं। और ये आप प्रोसेस क्लॉथ लगने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे आपकी शटरिंग खुले उस तुरंत वैसे हाकिंग नहीं कर सकते, उसका कॉर्नर वगैरह टूट सकता है। तो इसको अगर हम 4-5 घंटे के बाद करें तो वो बेटर रहेगा। क्वेश्चन और था कि सर स्टील को पहचानना कैसे। देखो ये स्टील को मेन चीज जो पहचाननी होती है आपको, इस पे देखो ब्रांड नेम, IS मार्क, फिर उसका ग्रेड और सामने आपने लिखा होगा 76782 ये IS कोड है। मैं आगे इसका आपको दिखाता हूं। जो बार इस पे अगर आपके स्टील पे ये प्रॉपर IS कोड ये नहीं है। और मेन चीज इस जिंदल स्टील पैंथर है, जिंदल का बहुत अच्छा, जिंदल पैंथर का स्टील बहुत अच्छा है। इस पे मेन चीज आप देख रहे हो जो रिब्स इसकी हैं, रिब्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिब्स। इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो एंकरेज मिलती है कंक्रीट। और पहले क्या होता था, आज मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, पुरानी ब्रिज देख रहा था, वहां पे प्लेन बार प्रोवाइड किए जाते थे, शायद वो 50 से 60 या 70 साल पुराना था। लेकिन ये रिब्स जब से कंस्ट्रक्शन हुई है तो इससे काफी रोल हुआ। जो मैं बात कर रहा था एक टैग की, तो ऐसा टैग रहता है जिसपे IS 1786, क्योंकि जो हमारा IS कोड होता है स्टील के लिए वो है 1786। अगर ये फॉलो अप लेयर है स्टील पे ये लगा है, इस पे मेंशन होगा उसका ब्रांड का नाम, TMT 500 और भी काफी चीजें इसमें मेंशन होती है। तो इसकी हेल्प से हमें पता चलता है स्टील अच्छा है यहाँ पूरा से। तो लेआउट अच्छे से हो गया तो हमारी फुटिंग अच्छे से बन गई। मतलब जब लेआउट कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि वो प्रॉपर मार्किंग हो, मतलब सही जगह हमारी फुटिंग आए। नहीं तो जब एक्सकवेशन कर लेते हैं, खुदाई कर लेते हैं, तो फुटिंग कहीं और होती है कॉलम की और खुदाई कहीं और होती है, और तब वैसे ही डाल देते हैं कंक्रीट और फुटिंग इसेंट्रिक हो जाती है। और इसेंट्रिक जब होगी, उसको डिज़ाइन वैसा किया नहीं है तो वो फेल ही होगी। तो आपको जब लेआउट करना है प्रॉपर तरीके से करना है तो बाद में ये वाली दिक्कत नहीं है। ये पहली गलती होती है जो आपके द्वारा और आपके ठेकेदार द्वारा की जाती है, ठीक है, इसको नहीं करना। दूसरी चीज, हर जो जगह है मतलब सॉइल है, थोड़े मतलब लगा लो
500 मीटर बाद सॉइल चेंज हो गई होगी, इवन 100 मीटर बाद चेंज हो जाती है। तो आपको कभी भी वो लेके नहीं चलने कि उधर 3 मंजिल की स्टोरी बनी थी और उन्होंने 2 मीटर एक्सकवेशन फुटिंग की थी, 2 मीटर खड्डा किया था। ऐसा नहीं कर रहे हैं, हर एक सॉइल अलग है, तो उसका प्रॉपर से अभी मेरे ख्याल में अभी कोई घर की कंस्ट्रक्शन आपको बिना इंजीनियर के नहीं करवानी चाहिए। आर्किटेक्ट को मस्ट हायर करो, लाखों में पैसे लगते हैं, 10 से 20 हजार रुपया देने में कुछ नहीं है। अगर दोगे तो आपका घर ही स्ट्रांग बनेगा। जिसकी लाइफ 30 साल होने वाली थी उसकी 60 साल उम्र हो जाएगी घर की, और अर्थक्वेक में भी आपको बचा के रखेगा। तो आपको प्रॉपर डिजाइन लेना है कि कितने बाय कितने की लेंथ कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी, वो सब चीजें, उसकी गहराई कितनी रखनी है, वो सब चीजें वो एक इंजीनियर से आपको लिखवा लेनी है। और ये नहीं है मतलब इंजीनियर, मेरे ख्याल में आर्किटेक्ट के पास जाओ, इंजीनियर के सामने इंजीनियर के पास नहीं जाना चाहिए, आर्किटेक्ट के पास जाओ जिसने इस चीज की पढ़ाई की है। बाकी इंजीनियर करते हैं डिजाइनिंग का कोर्सेज वगैरह, लेकिन आर्किटेक्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सॉइल के हिसाब से करना है, मतलब जो जैसे जहाँ पानी वाले एरिया होता है एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पे अलग फुटिंग आती है। ब्लैक कॉटन सॉइल है, वहाँ पे अलग फुटिंग आती है। हर चीज़ पे हमारे चैनल में वीडियो 1200 प्लस वीडियो है, इन्हीं चीज़ों पे है वो। ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी आपको ध्यान रखनी है कि जो पीसीसी करते हैं हम लोग, जो कंक्रीट यूज करते हैं, पहले तो मैंने देखा है कि पीसीसी करते नहीं है, ऐसी हालत की होती है। जैसे सामने आप देख रहे हो ना, ये किस हिसाब की पीसीसी है, इसमें कोई फंक्शन नहीं है पीसीसी का। जब इसमें सरिया रखोगे थोड़े टाइम बाद कंक्रीट हो गया, नीचे से जो पानी होगा ना रिस के ना सरिये में चला जाएगा, और जब सरिये में चल गया सरिया 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल बाद डिट्रॉइट खत्म हो जाएगा वो सरिया। तो वहां पे टेंशन को काउंटर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कंक्रीट कितना करेगा, जब लोड बढ़ेगा तो दिक्कत तो आएगी, नीचे बैठेगा वो, एकदम से घर तो नहीं टूटेगा लेकिन बैठेगा नीचे। और फिर बोलते हो कि थोड़े टाइम बाद क्रैक्स आ जाते हैं घर में, वो रीजन होता है। तो आपको प्रॉपर पीसीसी करनी है, और लोगों में पीसीसी और आरसीसी का कोई इतना नॉलेज नहीं है, बस कंक्रीट है, कंक्रीट डाल रहे हैं। देखो भाई, जो पीसीसी है ना, 1:3:6, मतलब 1 में सीमेंट, 3 रेशो में आपकी सैंड और 6 रेशो में एग्रीगेट, ये हो गई पीसीसी। ये प्रॉपर से 75 mm, मतलब 3 इंच आपको करनी है। कहाँ जहां भी मिट्टी पे सरिया बिछाने जाओगे वहां पे 1:3:6 का माल बना के डालना ही है मिनिमम, नहीं तो 1:2:4 का डाल दो। ठीक है, अच्छे क्वालिटी का डालने। और जब आरसीसी करनी है, जिसमें भी सरिया आ गया, जिस कंक्रीट में सरिया आ गया वो आरसीसी हो गया हमारा। तो वहां पे M20 ग्रेड या M25 ग्रेड, ये ध्यान देना। M25 ग्रेड क्या हो गया, 1:2, मतलब 1 रेशो में सीमेंट, 1 बैग सीमेंट डालोगे, 1 बैग उसमें सैंड डालना और 2 बैग उसमें एग्रीगेट डालना। ये हो गया M25 का माल, और इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। अगर फुटिंग में दोगे तो अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर होता है M20 का माल, 1:1.5:3, मतलब 1 बैग अगर सीमेंट डाल रहे हो, 1.5 बैग सैंड डालना और 3 बैग एग्रीगेट डालना, तो आपका M20 ग्रेड बन गया। और प्रॉपर से उसको मिक्स करो, जो जिस तरीके से वहां बनाया जा रहा होता है कंक्रीट, जो मिक्सर डाला होता है, तगारी पे तगारी। आपको कैलकुलेशन होती है कभी, तो इस चीज का कॉन्ट्रैक्टर से पहले कैलकुलेशन लो, उस हिसाब से करो। बाकी यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे कैलकुलेशन मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये हो गया। फिर वाइब्रेटर, वो चीजें तो हो गई। ठीक है, फिर जो आपका फुटिंग होता है, मतलब जैसे नीचे जाला बांधा जाता है, जो फुटिंग स्टील, बॉटम स्टील हम जिसे बोलते हैं, तो उसका भी प्रॉपर ध्यान रखो। इस तरीके से आपको नहीं प्रोवाइड करना है जैसे ये किया हुआ है, नीचे ईंटें रख दी और 200 बाई 200 पे प्रोवाइड कर लिया। प्रॉपर तरीके से होना चाहिए यार। फुटिंग दे रहे हो, किसी के पाँव बना रहे हो, पाँव अच्छे नहीं होगी, पूरी बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो फुटिंग में प्रॉपर एल दो उसको, पॉसिबल हो तो बॉक्स सेक्शन पूरा बॉक्स बनाओ। ठीक है, नहीं तो पंचिंग शेयर सुना ही होगा, ऊपर से लोड पड़ेगा तो जो फुटिंग होगी टूट जाएगी, बीच में से क्रैक आ जाएगा। जब नीचे क्रैक आ गया, ऊपर क्रैक आ गया, तो पूरा घर गिर गया। तभी वो 3-3 मंजिल की, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग गिर जाती है, क्योंकि उनकी फुटिंग की डेप्थ प्रॉपर नहीं होती और प्रॉपर से उसमें प्रोवाइड नहीं किया होता है। और जब भी आप फुटिंग करो, ऐसे तो ठीक है अगर आप स्क्वायर शेप या ट्रेपेजोइडल उसकी थिकनेस रख रहे हो 230 mm या 300 mm, लेकिन पॉसिबल हो ट्रेपेजोइडल बनाओ। ट्रेपेजोइडल क्या होगी, ऐसे इस तरीके की, और ये इसमें पंचिंग फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक अच्छी फुटिंग मानी जाती है ट्रेपेजोइडल फुटिंग। ट्रेपेजोइडल फुटिंग अगर प्रॉपर डेप्थ में दी होगी, आपके घर को कहीं नहीं जाने देगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होती है। और फिर जब सरिया खड़ा करना है कॉलम का फुटिंग में, तो उसको एल दो, चारों तरफ उसके कोने में एल निकले होने चाहिए। ऐसा नहीं करना है जैसे ये सामने देख रहे हो, एक तरफ एल है, मतलब प्रॉपर से आपके एल जो है चारों कोने पे जाने चाहिए और वो पूरा
प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस चीज़ को। और जब फुटिंग में कर रहे होते हैं, मोस्टली मैंने देखा है गलती करते हैं लोग कि ये जो शटरिंग होती है ये कच्ची शटरिंग यूज़ करते हैं जिसमें ना वाइब्रेटर लगता है, मतलब अगर उसकी करेंगे प्लेट्स वगैरह लगा के या प्लाईवुड लगा के तो उसको भी प्रॉपर सपोर्ट्स नहीं देते कि ये नाम का है मतलब फिलअप हो जाएगा थोड़ा ही एरिया, तो उसको प्रॉपर शटरिंग करो, फिर उसमें वाइब्रेटर चलाओ, कंपैक्शन होगी। ठीक है, नीचे कंपैक्टर चला लो, ठीक है यार, ऊपर दिक्कत आएगी नहीं तो ये चीज़ देनी है। कभी भी ब्रिक की शटरिंग आपको नहीं करनी है कि ब्रिक की शटरिंग कर दी उसमें कंक्रीट कर दिया, कभी कभार ब्रिक भी बीच में रह जाती हैं, वो भी खर्चा बढ़ता है, ब्रिक निकालते टूट जाती हैं, वो भी खर्चा बढ़ता है। और ब्रिक की शटरिंग में जब हम कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट का जो पानी होता है, स्लरी होती है, वो सब ब्रिक चूस लेती है और आपका पीछे बचता है क्या, कुछ नहीं बचता, वो सिर्फ मिट्टी बच जाती है, एग्रीगेट और सैंड रहता है, उस पर कुछ लोड अगर जोर से पड़ेगा वो टूट जाएगा, क्रैक उसमें आ जाएंगे। तो ये हनीकॉम्ब तो आता ही आता है मस्ट, तो आपको ब्रिक की शटरिंग कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं करनी देनी है, ये चीज़ ध्यान देना। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान देनी होती है क्यूरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फुटिंग की लाइफ, उसकी स्ट्रेंथ 50 गुना बढ़ जाती है अगर आप 10 दिन उसकी तराई करोगे, अच्छे से पानी उसको पिलाओगे। अगर वो नहीं करोगे तो आपकी फुटिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर जब फुटिंग शूटिंग सब कुछ हमारा हो जाता है फिर हम मिट्टी उसमें फिलिंग करते हैं। मिट्टी फिलिंग एकदम से मत करो, जो मिट्टी वहाँ पड़ी हुई है पत्थर वाली मिट्टी, उस पत्थर वाली मिट्टी को मत डालो, मुरम लाओ कहीं से, सैंड लाओ, उसको प्रॉपर 1 फुट डालते जाओ, कंपैक्शन करते जाओ, प्रॉपर पूरी कंपैक्शन। जब पूरी फिलिंग कर दी, रोलर मिलता है, कॉम्पैक्टर मिलता है, उसको धुड़ाओ उस पर या फ्लडिंग करो, पानी डाल दो उसमें। तो इस तरीके से करना है। और जब प्लिंथ बीम करने जाओगे, प्लिंथ बीम आपको पूरे एक साथ पॉसिबल हो एक साथ पूरा प्लिंथ बीम करो, जितने जॉइंट प्लिंथ बीम में होंगे उतने चांसेस होते हैं सेटलमेंट के। तो पॉसिबल हो शटरिंग काफ़ी ज़्यादा लाओ, और जब एक साथ करोगे तो अच्छा जॉइंट नहीं रहेगा। अगर टुकड़ों में भी करोगे तो प्रॉपर स्लोप में उस पार्ट को छोड़ो कि जॉइंट जब बने प्लिंथ बीम का तो आप प्रॉपर से जॉइंट उसमें बने। इस पे वीडियो हैं, हर चीज़ जो मैं एक एक वर्ड यहाँ बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ पे हमारी पूरे चैनल में 1200 प्लस वीडियोस हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये चीज़ें अगर ध्यान दोगे फुटिंग में, ये मैंने अभी लिमिटेड को 5 से 10 चीज़ें बताई, ऐसी 50 चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, वो आपको चैनल में मिल जाएंगी। और अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए होगी वो 50 चीज़ों की मैं वीडियो ले आऊँगा। बस आप ध्यान रखो, फुटिंग अच्छे से बनेगी तो आपके घर में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप प्यार दो, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो और बेल आइकन जरूर दबा लिया करो। थैंक यू गाइस।